This leads us to the last part of our topic, ये dimensional analysis. लिमिटेशंस बचे थे उसमें, 3 लिमिटेशन से जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, उसके बाद एचसी वर्मा पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 10 मिनट का चेक करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। तो लिमिटेशंस, पहला लिमिटेशन ये कहता है कि बाय दिस मेथड द वैल्यू ऑफ एनी डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डायमेंशनल मतलब जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इस मेथड से उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते भैया? इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि अगर हम एक लेते हैं k अंडर रूट एन अपॉन जी, तो भैया ये जो k है ये डायमेंशनलेस है, ये एम एल टी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसकी हम इक्वेशन नहीं बना सकते। इक्वेशन नहीं बना सकते तो ये कैसे उस पर रिलाई कर रहा है, उसकी वैल्यू कैसे आ रही है, वो हम नहीं बता सकते। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, तो इसको उसी तरीके से निकालेंगे। डायमेंशन एनालिसिस यहाँ पे फेल हो जाता है। और दूसरा जो हमारा लिमिटेशन था, दूसरा लिमिटेशन हमारा ये कहता है कि इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स से ज्यादा पे अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, तो उन फैक्टर्स और उस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन हम लोग नहीं बता सकते। ठीक है, कि मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी उन फैक्टर्स पे कितना डिपेंड कर रही है, कि जैसे देखा नहीं था हम लोगों ने, टी इज इक्वल्स टू के अंडर रूट एल अपॉन जी, तो एल पे 1/2 डिपेंड कर रही थी, जी पे -1/2 डिपेंड कर रही थी। तो उस फिजिकल क्वांटिटी जो 3 से ज्यादा चीजों पे डिपेंड कर रही है, वो किस रेशियो में डिपेंड कर रही है, किस पावर पे डिपेंड कर रही है, वो हम नहीं बता सकते। ठीक, क्यों नहीं बता सकते वो भी देख लेते हैं। अब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी पी है और वो 4 चीजों पे डिपेंड कर रही है, मगर भैया जो इक्वेशन हम बनाते हैं वो तो बनाते हैं एम एल और टी के बेस पे, इससे कंपेयर करते हैं एम एल टी। ठीक है, तो अगर इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, वो 4 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो इक्वेशंस तो आएंगी 3। इक्वेशंस में से क्या आएंगी 3। हमारे पास अननोन वेरिएबल कितने हैं? 4। 3 इक्वेशन से 4 अननोन नहीं निकाल सकते। ना यकीन हो घर पे जाकर ट्राई कर लेना, अगर 2 इक्वेशन है तो 2 अननोन निकाल पाओगे, 3 इक्वेशन से 3 अननोन निकाल सकते हो, 4 इक्वेशन है तो 4 अननोन निकाल सकते हो। मगर अगर 3 इक्वेशन है और 4 अननोन दिए हैं, नहीं निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस फेल हो जाता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, तो उनके बीच में रिलेशन हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, अब तीसरा बचा। तीसरा हमारा जो लिमिटेशन है वो ये कहता है, इफ एन इक्वेशन कंटेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, देन इट कैन नॉट बी डायमेंशनली एनालाइज्ड। इसको ऐसे ही रट लेना, इसका हिंदी में भी मतलब वही, इसका कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं। ठीक है, अब उसमें वही है, मतलब जैसे तुम डायमेंशनल कांस्टेंट की बात कर रहे थे, उसको ऐसे निकालेंगे। तो क्या हुआ, तीसरा जो हमारा लिमिटेशन है वो ये हुआ कि इफ ए इक्वेशन कंटेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक्सपोनेंट्स और लॉगरिथमिक फंक्शंस, देन इट कैन नॉट बी डायमेंशनली एनालाइज्ड। तो 3 लिमिटेशन पढ़े हम लोगों ने, और 3 ही आते हैं, इसको तुम लिखोगे पूरे नंबर पा जाओगे। ठीक, इस ज्यादा जरूरी था नहीं, तो खास फर्क पड़ता नहीं है। बट हाँ, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक और उसका है ना, तो उसके अंदर का डायमेंशन मतलब डायमेंशनलेस होती है उसके अंदर की वैल्यू, तो ये तो मैंने बताया हुआ है, बट ध्यान रखना थोड़ा सा, आगे क्वेश्चन में काम आता है कि एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जो ब्रैकेट में होती है साइन थीटा, जो थीटा होता है तुम्हारा वो डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और बस लिमिटेशन तो मुझे लगता है खत्म हो गया। अब चलते हैं एससी वर्मा पे। ठीक, तो अभी तो मेरे पास कोई ऐसा सेटअप है नहीं कि मैंने वो क्वेश्चन लिख के दिखा सकूँ, क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा लिखने के चक्कर में। तो मैं क्वेश्चन ऐसा पढ़ दूंगा और पीडीएफ में उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना और वहां से क्वेश्चन देखते जाना, और यहाँ से सोल्यूशन में तुम्हें बताता जाता हूँ। एक बार खुद ट्राई करना, उसके बाद सोल्यूशन देखना आपके, जो क्वेश्चन फंसे वही देखना आपको। ठीक है, चलो। तो ये एच सी वर्मा का पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है, Which of the following sets cannot enter into the list of fundamental quantities? किन 4 में से कौन सा ऐसा सेट है जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज घोषित नहीं कर सकते? ठीक है, तो पहले सेट देख लेते हैं कौन कौन से। ठीक, बाकी तो क्वेश्चन हम पीडीएफ से देखते रहना भैया। वेट, लेंथ, मास, वेलोसिटी। जो बी पार्ट है वो है लेंथ, टाइम, वेलोसिटी। जो सी पार्ट है वो है मास, टाइम, वेलोसिटी। और जो डी पार्ट है वो है लेंथ, टाइम और मास। ये 4 सेट दिए हुए हम लोग को।
ठीक है, अब इसमें हमको बताना कौन सा सेट है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मतलब बिलोंग नहीं कर सकता। ठीक है, किनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज घोषित नहीं कर सकते। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट डेराइवेबल इन द फॉर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज, कि मतलब उनको किसी और के टर्म्स में ना लिखा जा सके। ठीक है, इंडिपेंडेंट होती है। तो देखते हैं भैया, नीचे शुरू करते हैं। लेंथ, टाइम और मास, क्या इनमें से कोई भी किसी अदर के टर्म्स में लिखा जा सकता है? लेंथ को टाइम के टर्म में लिख सकते हो, टाइम को मास के टर्म में, मास को लेंथ के टर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तो भैया ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, ये ऑप्शन मतलब नहीं होगा। हमको ये बताना है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं हो सकती। एक सेट बना रहे हैं जिसमें तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मास, टाइम, वेलोसिटी। मास को टाइम के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो, टाइम को वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हो? नहीं। अरे भैया वेलोसिटी किससे मिलके बनी है? लेंथ और टाइम से। तो ये वाला भी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिस्ट में आ सकता है। ऊपर वाला देख लेते हैं, लेंथ, मास और वेलोसिटी। इसमें भी भैया मास आ गया। किसी भी एक जो तुम्हारी क्वांटिटी है उसको क्या किसी दूसरे के टर्म्स में करके तुम लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं भैया, किसी दो को मिला के तीसरी क्वांटिटी नहीं बना सकते तुम। तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी कर सकते हैं। अरे ये वाला पार्ट, क्या वेलोसिटी को तुम लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो कि मतलब इनसे मिला के वेलोसिटी बना सकते हो? हाँ भैया बना सकते हो, तो बनाएंगे हम। एल टी माइनस मतलब लेंथ बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो भैया वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर गई? इन दोनों पे डिपेंड कर गई। क्या समझे? दोनों चीजों पे डिपेंड कर गई वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी दोनों चीजों पे डिपेंड कर गई, इसका मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं हो सकती। तो ये जो बी पार्ट है ये सेट ऐसा होगा जो इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के सेट में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है इट कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ लेंथ एज वेल एज टाइम। लेकिन किसी में भी ऐसा नहीं हो रहा था। वेलोसिटी अगर है तो मास और टाइम के रिस्पेक्ट उसमें नहीं लिख सकते, मास को लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं लिख सकते, मास को वेलोसिटी और लेंथ के रिस्पेक्ट में नहीं लिख सकते। मगर हाँ, जो वेलोसिटी है इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम लेंथ एज वेल एज टाइम। ठीक है, लेंथ अपॉन टाइम करेंगे वेलोसिटी आ जाएगी हमारी। तो इसका आंसर बी पार्ट रहेगा। क्वेश्चन देखते रहना पीडीएफ से, क्योंकि काफी बड़े क्वेश्चन है, लिखने में काफी टाइम वेस्ट होगा और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो मैं पीडीएफ में मतलब लिंक दे दूंगा मैं पीडीएफ का, और देख लेना यार क्वेश्चन। अब दूसरा क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन है, अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एन यू। जो रिजल्ट आया वो हमारा एन यू आया। फिर वेयर यू इज द यूनिट। हमें भी पता है भैया एन यू में यू यूनिट होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एंड एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो ठीक है, इफ द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट्स। ये समझने वाली बात है कि एक रिजल्ट को एक्सप्रेस किया अलग अलग यूनिट्स में। एक रिजल्ट है जो ये आया एन यू, मान लीजिए 1 kg, इसको अलग अलग यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर दो। मतलब अलग अलग यूनिट्स मतलब 1000 ग्राम हो जाएगी, और क्या, और उसके बाद देसी ग्राम, और बाकी चलता रहता है ऐसे, सेंटीग्राम, देसी ग्राम, तो ये सब चलता रहेगा। तो इसको अलग अलग यूनिट्स में हमने उसमें एक्सप्रेस किया। अब पहला ऑप्शन है एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ यू। पहला जो ऑप्शन है वो है एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ यू। दूसरा जो ऑप्शन है भाई वो है एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तीसरा जो ऑप्शन है वो है एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट यू। और जो चौथा ऑप्शन है वो है एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। अच्छा चलो, कुछ नहीं, कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, हाँ, सब भूल गए। एक सिंपल सा फंडा, एक सिंपल, केजी बड़ी यूनिट है, जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आई है वो छोटी है। जैसे ही बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट में गए, किलोग्राम से ग्राम में गए, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। क्या हो रहा है? जैसे जैसे हमारी यूनिट घटी, यूनिट यहाँ पे केजी थी, बड़ी यूनिट थी, यूनिट घट के ग्राम हुई, तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 थी, न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ? इनवर्स रिलेशन आ रहा है। तो इनवर्स रिलेशन ये तुम्हें कहाँ दिख रहा है? इसी पार्ट में तो दिख रहा है। तो ये ऑप्शन सही है। अब ये था लॉजिकल थिंकिंग, जब आपको कुछ नहीं आता है आपने लॉजिक बनाया और ये आंसर दे दिया। जनरली कैसे कर सकते हैं? गौर से देखो, N1 U1 दिख रहा है ना, इज इक्वल टू N2
u2 ये होता है n1u1 इज इक्वल टू n2u2। इसका मतलब क्या हुआ, nu इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर कोई भी वैल्यू टर्म्स में लिखी है n1u1 इज इक्वल टू n2u2, p1v1 इज इक्वल टू p2v2, या v1t1 इज इक्वल टू v2t2, या pv गामा इज p1v1 गामा इज इक्वल टू p2v2 रेस्ट पावर गामा, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कांस्टेंट है। ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट ही वैल्यू देगा। तो मतलब एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को के मान लो, एन यू इज इक्वल टू के, एन इज इक्वल टू के बाई यू। अब भैया जो कांस्टेंट, हम उल्टा काम करेंगे, पहले क्या करते थे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते थे, कांस्टेंट लाते थे, अब कांस्टेंट हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन लाएंगे, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। ये कहां से मैच कर रहा है, इस वाले पार्ट से मैच कर रहा है कि नहीं, तो डी पार्ट सही है। ठीक है, यार देखो मैं बाकी में दिख रहा, आराम से वो 25 मिनट की वीडियो बना के नहीं, ठीक है, कि एक क्वेश्चन को 10-10 मिनट लेके पढ़ा रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है छोटे छोटे यार, आराम से कर लोगे। मुझे क्या करना है, मुझे खाली तुम लोग को डायरेक्शन देनी है इस जगह। अब भैया क्या है, सपोज अ क्वांटिटी x, थर्ड क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव 1 का। सपोज अ क्वांटिटी x कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ mlt, दैट इज, अब भैया एक क्वांटिटी है x जिसको हम डायमेंशनली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m रेज़ टू पावर a, l raised to power b, t raised to power c. The quantity mass can always be dimensionally represented in terms of L, T and X. जो मास है क्या वो हमेशा डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया जा सकता है एल, टी और एक्स के टर्म्स में, हमेशा तो नहीं किया जा सकता। क्या जो मास है वो हमेशा डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया जा सकता है एल, टी और एक्स को, नहीं किया जा सकता। कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल, टी एंड एक्स, नहीं भैया, एक बार तो हम कर ही सकते हैं। कब कर सकते हैं भाई, देखो एम को हमको एक्स, एल और टी के रिस्पेक्ट में मतलब डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अच्छा मान लो ये वैल्यू 0 ना हो, ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स एल माइनस बी टी माइनस सी, इस तरीके से, इस तरीके से इसको और सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, एक्स एल माइनस बी टी माइनस सी 1/a। अब बताओ क्या हमेशा रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायमेंशनली हमको, बताओ। जो पहला ऑप्शन है कि कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल, टी एंड एक्स, क्यों भाई डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया है, हाँ भैया हमेशा कर सकते हैं, काहे नहीं, काहे भैया, ए अगर 0 हो गया तो ये पावर तो इनफाइनाइट होगी और इसका तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो मतलब अगर ए इज इक्वल टू 0 हो गया तो हम उसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो कौन से ऑप्शन गए, कैन ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड, ऑलवेज नहीं किया जा सकता, ए की वैल्यू 0 हो गई तो नहीं कर पाएंगे रिप्रेजेंट, तो पहला ऑप्शन गया। और यही चीज देखो तीसरे ऑप्शन में लिखी है, मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल, टी एंड एक्स इफ ए इज इक्वल टू 0। भाई यार अगर ए इज इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पे कुछ भी रखो इनफाइनाइट पावर आएगी, नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो ए और सी पार्ट तो चलेगा। कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ए, एल, टी एंड एक्स, क्या एल, टी और एक्स के उसमें कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, भाई एक बार तो कर ही सकते हैं यार, खाली अगर 0 वाला केस छोड़ दो तुम, तो बाकी हर टाइम पे रिप्रेजेंट कर सकते हो भैया। ए की पावर 1 ले लो तो यही आ जाएगा, ए की पावर 2, ए के ए को 2 ले लो तो फिर ये हाफ हो जाएगी इस बार, मतलब ये रूट में चला जाएगा, और अगर ए की पावर 3 ले लो, एक क्यूब रूट में चला जाएगा। तो मतलब खाली ए की पावर 0 छोड़ के हम हर तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बी वाला ऑप्शन जो हो गया, कैन नेवर बी रिप्रेजेंटेड, नहीं भैया कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन बचा, may be represented in terms of L, T and X, may be represented in terms of L, T and X if A is not equal to 0। हाँ, अब कर सकते हैं कि अगर A is not equal to 0 तो हम अगर यहाँ पे 1 ले लेंगे तो हाँ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ठीक है। अप्रोच देखो कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या सोचा जा रहा है, ठीक है। चलो यार अगले में मैं सोच रहा हूँ ना क्वेश्चन को सेटअप कर दूंगा, क्योंकि तुम लोग को क्वेश्चन सामने दिखे,
जैसे इस साइड में क्वेश्चन दिख रहा है, मैं कहीं पे रखा हुआ क्वेश्चन दिख रहा है और मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग के लिए ज़्यादा आसान रहेगा। पीडीएफ खोल के मुझे पता है थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, बट चलो इस वीडियो के लिए थोड़ा सा कर लूँगा एडजस्ट। अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, सुनना, चलो इसको लिख देते हैं। छोटा है, पहला पार्ट क्या है, नेवर हैज अ यूनिट। बी पार्ट, always has a unit. C part, may have a unit. D part, does not exist. चलो अच्छा, तुम्हारी तरह मैं भी सॉल्व करता हूँ। मुझे सोल्यूशन नहीं बताना है इसका, मुझे ये बताना है कि तुमको कैसे सोचना है। तो मान लो मुझे क्वेश्चन नहीं आता, मुझे पहले से मैंने नहीं पढ़ रखा है, मैंने खाली डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा है और मैं पहली बार इसको पढ़ने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या लिखा है, ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब बताओ डायमेंशन लेस क्वांटिटी की कौन सी इसमें से कैरेक्टरिस्टिक होती है। नीचे से चलते हैं। डायमेंशनलेस क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। डायमेंशनलेस क्वांटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में। अरे भैया बिल्कुल करती है, हमने देखा है। क्या होती है, रेडियन, याद है, रेडियन, स्टे रेडियन, ये जो होती है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। कैसे होती है, चलो देख लेते हैं भैया डायमेंशनलेस कैसे होती है। अगर भूल गए तो ये होता है थीटा, ये होता है एल, ये होता है आर। थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, इसका डायमेंशन क्या है एल, इसका डायमेंशन क्या है एल, एल कट गया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई। तो भैया नहीं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, हमें पता है। रेडियन, स्टे रेडियन होती है। अगर किसी को पूछ ले भैया तो तुम बता देना हाँ भैया रेडियन होती है, ये ऑप्शन में। अब देखते हैं, मे हैव अ यूनिट। क्या एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी की यूनिट हो सकती है? सोचो, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या उसकी यूनिट हो सकती है? बताओ, सोचो। हाँ, हो सकती है। कैसे? थीटा निकाला था, वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो थी, मगर उसकी यूनिट क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियन, है ना। रेडियन बोलते हैं ना उसकी यूनिट, पर है तो वो डायमेंशनलेस, उसका कोई डायमेंशन नहीं है मगर उसकी यूनिट है। ठीक है, तो उसकी हाँ यूनिट हो सकती है। तो क्या है इसका क्वेश्चन, डायमेंशन क्वांटिटी में हैव अ यूनिट, ये तो सही है। ऑलवेज हैज अ यूनिट, भैया हमेशा यूनिट नहीं होती, हमेशा डायमेंशनलेस क्वांटिटी की हमेशा तो यूनिट नहीं होती। नेवर हैज अ यूनिट, अरे भैया जब हमने यहाँ बता दिया हो सकती है यूनिट, तो कभी यूनिट कैसे नहीं हो सकती भाई, हमने देखा है रेडियन बोलते हैं उसको यूनिट होती है उसकी। तो ये भी गलत है, तो सही ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, मे हैव अ यूनिट। अच्छा, मे और ऑलवेज और नेवर में ध्यान रखना, ये इसी में घुमाते हैं, ये वाले भी क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के, खाली मे, ऑलवेज और इसी में घुमाते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो चौथे में देखते हैं, फिर से सेम क्वेश्चन है, उल्टा किया गया है, पलट दिया गया क्वेश्चन। चलो, अ यूनिट लेस क्वांटिटी, एक क्वांटिटी जिसकी यूनिट नहीं है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी यूनिट नहीं, तो नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, कभी भी उसके डायमेंशन नॉन जीरो नहीं होंगे। ऑलवेज हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, मे हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन, डज नॉट एग्जिस्ट। भैया यूनिटलेस क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, पता है ना, यूनिटलेस क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। मे हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन, उसका डायमेंशन नॉन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। भैया ये चीज गलत है। क्यों? एक अगर किसी चीज की यूनिट ही नहीं है तो उसके डायमेंशन कहाँ से लाओगे? अगर लेंथ के को मतलब लेंथ टाइम मास कुछ तो उसकी यूनिट होगी डायमेंशन लाने के लिए। ये ऑप्शन भी गलत है। ऑलवेज हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, ठीक है, नॉन जीरो डायमेंशन हमेशा होता है उसका। अरे भैया एक यूनिट है, ठीक है, उसका जब कोई मतलब एक क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट ही नहीं तो डायमेंशन कहाँ से लाओ? डायमेंशन नहीं होता उसका। तो मतलब नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, कभी उसका नॉन जीरो, हाँ जीरो डायमेंशन होता तो फिर ऑलवेज होता।
इसका आंसर आएगा ए पार्ट, नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन। इस क्वेश्चन में पता है क्या करना था, इसमें देखना था यूनिटलेस क्वांटिटी, सिर्फ एक यूनिट, ठीक है। तो फिर सोचो अगर एक यूनिटलेस क्वांटिटी है तो उसका क्या कुछ डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो? नॉन जीरो डायमेंशन का मतलब क्या, इस चीज का मतलब समझना था। नॉन जीरो डायमेंशन मतलब एक होता है जीरो डायमेंशन, जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो भैया अगर यूनिट नहीं है तो मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और एक होता है नॉन जीरो डायमेंशन। नॉन जीरो डायमेंशन मतलब उसका कोई डायमेंशन है, एम है, एल है, टी है, एम एल टी माइनस टू है, कुछ है, ठीक है। मगर जब उसकी यूनिट ही नहीं है, ना केजी है, ना लेंथ है, ना टाइम है, कुछ है ही नहीं, तो फिर उसका नॉन जीरो डायमेंशन कैसे लिखोगे? उसका डायमेंशन लिखोगे कैसे तुम? उसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता। उसका डायमेंशन नहीं होता, इसका मतलब वो जीरो डायमेंशन। तो नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन मतलब ऑलवेज हैज अ जीरो डायमेंशन। नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन का मतलब ऑलवेज हैज अ जीरो डायमेंशन। देखना, पलट जाते हैं क्वेश्चन ऑलवेज और नेवर में। लैंग्वेज में आएगा क्वेश्चन आसान है, लैंग्वेज में नहीं। आखिरी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एक्स नहीं है, एन है, और एक्स को याद करने लगोगे। टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एन और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस वन। अब भैया वैल्यू ऑफ एन निकालनी है। निकालो, ट्राई करना ये, मतलब वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई करो इसको, डायमेंशन एनालिसिस से लगाना, ठीक है, उसमें कोई मैथ नहीं लगानी। और अगर ना लगे तब वापस आना इस वीडियो पे, ठीक है। चलो, मतलब आना वापस, ऑब्जेक्टिव 2 बचे हैं अभी। देखो भैया ये डी एक्स क्या है, लेंथ एक्स जो हमारी है, ये लेंथ, मतलब इसका जो डायमेंशन है वो एल है। हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमने क्या सीखा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो ये चीज लिखी होती है डायमेंशन लेस होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स माइन जो एक्स माइनस का ए अपॉन ए, इसको छोड़ दो, मतलब एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे दूसरा पहला कॉन्सेप्ट ये लगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो भी अंदर ये चीज लिखी होती है, उसका जो डायमेंशन होता है वो मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, डायमेंशन जीरो होता है उसका, मतलब एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है, डायमेंशन लेस होती है। हमने कैसे निकाला, अब ये हमें पता है कि डायमेंशन लेस होती है, तो हमने इसको ऐसे ये सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस सी अपॉन ए। अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी इक्वेटेड एंड मल्टी सब्सट्रैक्टेड और एडेड जिनका जो डायमेंशन है वो सेम हो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता था, एक इक्वेशन जो है वो अगर इक्वेट कर रही है टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज को, तो उन सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। मतलब अगर उल्टी तरीके से बात करी जाए तो जो चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। मतलब जो एक्स का डायमेंशन है वही ए का डायमेंशन है, एक्स का डायमेंशन हो गया एल, तो इसका मतलब ए का डायमेंशन भी हो गया एल, और यहाँ पे भी ए है, एल एल कट गया, तो इसका टोटल का डायमेंशन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि ए का जो डायमेंशन है वो एल है। समझ गए, एक बात, इतना बवाल हमने कल इसलिए किया कि ए का डायमेंशन एल निकाला। अच्छा ये तो ऐसे नहीं कर सकते थे, एक्स अपॉन इससे, देखो ये कांस्टेंट था, इससे का मतलब नहीं था डायमेंशन पहले था, हमें खाली इतने टर्म को डायमेंशन लेस बनाना था, हमें पता था ये एल है, तो ऐसा यहाँ पे क्या आ जाए कि ये दोनों चीजें कट जाएं और जीरो हो जाए। तो भैया एल था, नीचे भी इसका डायमेंशन भी ए, एल का ए का एल ले लो, काट दो, काम खत्म। ये भी कर सकते थे मगर कुछ लोग फिर ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, समझ नहीं आता हमें, तो हमने कहा चलो एक्स माइनस ए अपॉन ए करके ही समझा देते हैं। कर ऐसे भी सकते थे, ठीक। अब हमें पता चल गया ए का डायमेंशन एल है, अब उससे क्या करना है, अब इस साइड आना है, ये क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया, ए और एक्स दोनों को मिला के क्या हो गया, एल स्क्वायर, क्यों ए का डायमेंशन भी एल था, एक्स का डायमेंशन भी एल है, एल स्क्वायर हो गया। अंडर रूट में है, ध्यान रखना अंडर रूट में है तो एल स्क्वायर क्या हो गया, एल हो गया। अरे भैया अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर था, दो चीजों में से यूनिट क्या थी, एल स्क्वायर थी उसकी, अंडर रूट में आई, हटा स्क्वायर, स्क्वायर कटा, एल आ गई खाली। अच्छा डीएक्स की क्या यूनिट थी, डीएक्स भी तो डिस्टेंस ही है, उसकी भी यूनिट क्या है, एल है।
एल से एल फिर कट गया, यहाँ क्या बचा 0, एल की पावर 0, इधर क्या है एल की पावर n है, तो भाई अगर सेम बेस है तो पावर भी सेम होगी, तो मतलब एल की वैल्यू कितनी आ गई 0। ऑप्शन क्या है ए, पहला ऑप्शन सही। देखिए डायमेंशन ऐसे करना था वरना इंटीग्रेशन का नहीं लगता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है चलो, तो ऑब्जेक्टिव 1 हमारे खत्म हो गए इसी के साथ, आसान। ठीक है अपने आप ट्राई करते हो जाता है, तो बस खाली डाउट्स क्लियर करने के लिए वीडियो को अपने आप ट्राई करना, जल्दी हो जाएंगे। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव 2। ऑब्जेक्टिव 2, अब इसमें ऑब्जेक्टिव 2 में क्या होता है एस वर्मा के, कि एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकते हैं, चारों भी सही हो सकता है। ठीक है, तो सबको एक एक करके हमें मतलब इवेल्युएट करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव 1 में कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे से शुरू किया पहले ही मिल गया, सही है, पता है सिंगल करेक्ट है, छोड़ दिया बाकी सारे नहीं देखे। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें देखना पड़ेगा वरना नंबर निकल लेंगे, एडवांस में कटेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिखा रहा है, द डायमेंशंस ml-1 t-2। ये पूछ रहा है बेसिकली कि ml-1 t-2 जो ये है, ठीक है, ये किसके किसके डायमेंशन हो सकते हैं। वर्क डन बाय फोर्स, मतलब वर्क डन के हो सकते हैं क्या, ये पार्ट है वर्क डन बाय फोर्स, कैसका हो सकता है डायमेंशन। दूसरा क्या है लीनियर मोमेंटम का हो सकता है, तो लीनियर मोमेंटम। ठीक है, सी पार्ट क्या है प्रेशर, तो क्या प्रेशर का हो सकता है। डी पार्ट क्या है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो भैया इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सारी चीजों के डायमेंशन निकाल लो, जो इससे मैच कर जाए उन पे टिक मार देना। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें आना चाहिए ये दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए। ठीक है, बाकी अब तुम निकालो, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ऐसे बहुत सरल है, बेकार क्वेश्चन है, तुम अपने आप सॉल्व करना। प्रेशर का ये होता है ml-1 t-2, कैसे होता है भैया, फोर्स अपॉन एरिया लगाते हैं, P इज इक्वल टू F अपॉन ए, और F का तो आप जानते ही हैं, ए का भी आप जानते हैं, खट खट काटिए आंसर लाइए। ठीक, चलिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अब भी बता दें, ml-2 वॉल्यूम क्या एल क्यूब ml2 t-2, नीचे एल क्यूब, ऊपर गया 2 - 3 ml-1 t-2। ठीक, तो ये तो ओरली लग जाएंगे क्वेश्चन यार। क्वेश्चन में भी ये ml-2, तो ऊपर गया, नीचे एल स्क्वायर था ना, ऊपर गया ml-1 और t-2, तो लीनियर मोमेंटम m × v। ठीक, तो m एंड t-1 नहीं मैच किया। वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ml-t-2, हाँ ml-t-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का l, तो ये क्या है ml2 t-2, ये भी मैच नहीं किया, तो मतलब ऊपर के दो बेकार, नीचे के दो सही है, उन पर टिक मार देना और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या है करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना, a dimensionally correct equation may be correct, dimensionally correct equation may be correct। दूसरा पार्ट है वो ये कहता है may be incorrect, dimensionally correct equation may be incorrect, ऐसे लगा देखेगा ठीक है, अब डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन ए, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी करेक्ट, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में बी
इनकरेक्ट। चलो जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन। पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन करेक्ट हो सकती है? क्या एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन करेक्ट हो सकती है? अरे भैया बिल्कुल हो सकती है। एच इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एल 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 हाफ भी लगा हुआ है भी, तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन एक करेक्ट इक्वेशन हो सकती है। तो भैया ये सही है। दूसरा देखते हैं, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में बी इनकरेक्ट। क्या गलत हो सकती है? इन टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को ये देखना है कि क्या ऐसा कोई एग्जांपल हमारे दिमाग में आ रहा है कि जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। एक चीज ढूंढनी है खाली जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में से हाफ हटा दो। अभी भी डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन पूरी, मगर इक्वेशन करेक्ट नहीं है। डायमेंशनली करेक्ट है पर इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो भैया इनकरेक्ट भी हो सकती है, एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इनकरेक्ट भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें फैक्टर आता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट का, हाफ, 2 पाई, इनका डिफरेंस आ जाता है। तो डायमेंशनली करेक्ट तो है पर इक्वेशन सही नहीं है। अब डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो कहीं नोट कर लो, वो कभी सही नहीं हो सकती। एल एल टी कभी मैच नहीं करेंगे उस इक्वेशन में। ठीक है, अगर कोई इधर डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में एल आ रहा है, इधर एल प्लस टी आ रहा है, नहीं, अगर ऐड हुए तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि सबका डायमेंशन सेम होगा। ये वाला जो ऑप्शन है गलत है। बट डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, हाँ भैया अगर कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो हो सकता है वो इनकरेक्ट हो। तीन पार्ट इसके सही थे, एक गलत, सारे चेक करने पड़े। ए बी डी सही है। ठीक है, चलो अब आखिरी पार्ट है ऑब्जेक्टिव 2 का। ओ माय गॉड, 27 मिनट का चला गया, मुझे नहीं लगा था इतना लंबा जाएगा। चलो जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं तीसरा पार्ट भी, और अगली वीडियो में एक्सरसाइज। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये था वो लिखने में चला जाता है टाइम, तो चलो अगले में कुछ करा जाएगा इसका। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल द क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। जितनी भी क्वांटिटीज हैं, ठीक है, क्या वो रिप्रेजेंट की जा सकती है डायमेंशनली बेस क्वांटिटीज के टर्म्स में? क्या मतलब सारी ही क्वांटिटीज एम एल और टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करी जा सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल करी जा सकती है। तो ये जो पहला पार्ट है ये सही। बी पार्ट क्या कहता है भाई? A base quantity cannot be represented dimensionally in terms of rest of base quantity। फिर से पढ़ते हैं भैया। A base quantity cannot be represented dimensionally in the terms of rest of base quantities। अगर कोई बेस क्वांटिटी है, समझो ये कह रहा है कि जो ये बेस क्वांटिटी है, क्या इस बेस क्वांटिटी को हम एल और टी के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? या देखो, बेस क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, मतलब इनको किसी के भी टर्म्स में नहीं लिख सकते हम। तो भैया ये चीज सही है, कह रहा है कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, मतलब हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, मतलब कैन नॉट नहीं कर सकते, तो बस ये भी सही है। एक बेस क्वांटिटी को किसी भी और चीज के उस पर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि बेस क्वांटिटी की यही कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। द डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो। ये भाई ऊपर वाले का उल्टा रूप लिखा हुआ। द डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी जीरो होती है। अरे भैया, क्या एम एल पे डिपेंड करती है? नहीं। टी पे डिपेंड करती है? नहीं। तो इनके रिस्पेक्ट में इसके डायमेंशन क्या होंगे? जीरो जीरो ही तो होंगे। इसका डायमेंशन इनके रिस्पेक्ट में जीरो जीरो ही तो होगा। तो भैया ये भी सही है। The dimension of a derived quantity is never zero in any base quantity। अच्छा, एक derived quantity जो तुमने बनाई, जो आई, उसका क्या कभी भी किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी में डायमेंशन जीरो नहीं होता? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, दोबारा पढ़ना उस क्वेश्चन को, देखना क्या लिखा है, लैंग्वेज समझना। एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है, क्या वो कभी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी में डायमेंशन उसका जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक, कैसे देखते हैं? वेलोसिटी देखो, इसका डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन। तो देखो मास के उसमें रिस्पेक्ट में डायमेंशन इसका कितना है? जीरो ही तो है। ये ऑप्शन हमारा गलत, तो इसमें भी तीन ऑप्शन सही थे, एक गलत था। ठीक, चलो एक्सरसाइजेस के बारे में हम लोग बाद वाली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए भाई यार छोड़ दे।